नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में अवैध खनन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर खनन माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगा रहे हैं। खासकर तब जब हाल ही में अजमेर में अवैध खनन रोकने पर एक पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट और निलंबन का मामला खूब गरमाया। वहीं सरकार ड्रोन सर्वे और एसीबी की कार्रवाई जैसे भारी भरकम एक्शन लगातार ले रही है, जो खनन माफियाओं के नेटवर्क और भ्रष्ट अधिकारियों के मिलीभगत को उजागर कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद भी यह समस्या आज भी जारी है, जिससे पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंच रहा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर अवैध खनन के संरक्षण का सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है। लेकिन सवाल यह कि इतनी कार्रवाई के बाद भी माफियाओं पर आखिर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या अभी भी माफियाओं को किसी का संरक्षण मिल रहा है? यह बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन कुछ ग्राफिक्स भी हैं, उनके जरिए भी आपको जानकारी, वो तस्वीर भी बताएंगे। दरअसल अवैध खनन के कई कारण हैं, इसमें भ्रष्टाचार और मिलीभगत एक बड़ी वजह है, जिसके तहत खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत और परमिट का दुरुपयोग और रिकॉर्ड में हेराफेरी की जाती है। अवैध खनिजों को वैध दिखाया जाता है, यह एक बड़ी परेशानी इसमें सामने आती है। और एक बड़ा कारण माइनिंग माफियाओं के लिए ये कैसे उनको प्रोत्साहित करता है, उसकी एक तस्वीर बताता है। दरअसल कानून की जो कमजोरियां हैं वो भी इसमें सामने आती हैं। दरअसल खनन कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू ना हो पाना, यह इसकी एक बड़ी वजह है और इसी का फायदा खनन माफिया उठाते हैं। प्रवर्तन एजेंसियों के पास संसाधनों की कमी है, इसी वजह से एक्शन लेने में थोड़ी सी कमी आती है। कमियां अवैध खनन को, ये सब जो कमियां बता रहे हैं, ये अवैध खनन को बढ़ावा देती हैं। वहीं इसके साथ साथ जो शहरीकरण जो बढ़ रहा है, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। शहरीकरण की वजह से जो निर्माण सामग्री है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। नदियां और अरावली जैसी पहाड़ियों पर एक दबाव बनने लगता है और यहां पर जो माइनिंग है बहुत तेजी के साथ और धड़ल्ले के साथ होने लगती है। रेत माफियाओं का जो प्रभाव है, जरा वो भी आप जानिए। रेत माफिया और खनिज माफिया शक्तिशाली होते हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर ये खनन करते हैं और जब कभी ये फंस जाते हैं, तब वहां पर इनकी यही बड़ी पहुंच उनको बचा लेती है। संसाधनों का दुरुपयोग भी एक बड़ा कारण है। खनन पट्टों और परमिटों का गलत तरीके से आवंटन होने लगता है। पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का सीमित उपयोग होने लगता है। नदी तल की रेत पर निर्भरता को ये सब कुछ चीजें बढ़ाती हैं और इससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है। तो अवैध खनन पर बड़े एक्शन हुए हैं। क्या क्या एक्शन हुए हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस सब में आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और जरा आपको बता देते हैं, हमारे साथ इस बीच भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रीति शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता गोविंद पटेल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और सोशल एक्टिविस्ट कैलाश मीणा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में गोविंद जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल विपक्षी खेमा खनन को लेकर के उठा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई संरक्षण सरकार का इसमें मिल रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसी सरकार में ये अवैध रूप से माइनिंग हो रही है, पहले भी चलती आ रही थी। तो आपने भी सरकार में रहे हैं, इसमें आपको कारण क्या लग रहा है और क्यों बार बार ये आरोप लगा रहे हैं? जी, बीजेपी की सरकार आए हुए 2 साल का समय हो गया है, लेकिन बार बार अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को ही दोषी ठहराएंगे तो ये गलत होगा। क्योंकि सरकार को आगे की नीति रणनीति बनाकर काम करना चाहिए। अब जैसे आपने देखा है कि हमारे प्रतिपक्ष नेता ने सदन में इनसे जवाब मांगा था और ये जवाब नहीं दे पाए थे। इस वजह से हमने वॉकआउट भी सदन में किया था। और परिस्थिति बनी हुई है, जैसे अभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, तो सवाल ये नहीं है कि उनको सस्पेंड किया गया है, बड़े जो अधिकारी है वो कहाँ थे, वो नींद में सो रहे थे क्या कि इतनी बड़ी अवैध जो खनन है वो हो रहा है उनकी नाक तले और उन्हें पता भी नहीं चलता है। दूसरी बात है, उनको राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है उसकी भी जानकारी सरकार को रखनी चाहिए और जनता के सामने या पुलिस के सामने रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी चेन के हिसाब से काम चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 1-2 पुलिस कांस्टेबल या पुलिस के छोटे मोटे जो अधिकारी है उनसे तो हो नहीं रहा है।
तो ये बड़ी कार्रवाई बार बार नहीं, ऐसे सरकार कहने कह भर से रही है नहीं हम होगा ना। कार्रवाई कर गोविंद रहे जी, हैं। कहने भर से तो नहीं होता। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो एविडेंस होगा ना भाई, कोई लिंक आप बता रहे हो, या तो वो उसको स्टेब्लिश कीजिए, बताइए कि भाई ये ऐसा मामला था, इसमें दबाव बनाया गया, इसमें इनका संरक्षण था। अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो उसको बताइए। तो बेंदु जी, बगैर संरक्षण इतना बड़ा काम जो हो रहा है प्रदेश में, आए दिन इस तरह से बजरी माफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। वो कभी पुलिस कर्मियों को कुचल रहे हैं, कभी किसी के साथ क्या घटना कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था भी है, वो कहाँ है? मतलब कोई चीज समझ में नहीं आ रही। जिस तरह से प्रदेश के हालात बने हुए हैं, क्या अपराधियों में जो एक डर है, जो कानून का भय है, क्या वो खत्म हो गया है? तो वो तो सरकार जिम्मेदार है ना। वो तो जिम्मेदारी सरकार तय करे कि किस तरह से इन लोगों को रोकना है, किस तरह से इन पे कार्रवाई नहीं, करनी तो आज है। के नेता, और भारतीय जनता कार्रवाई पार्टी के नेता पहले वो यही कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने इतना बढ़ावा दे दिया था कि आज वो बेखौफ हैं, वो डरते नहीं हैं, हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इसलिए तो सवाल उठा रहा हूं। अगर कोई एविडेंस है या कोई तथ्यात्मक रूप से कोई जानकारी है तो वो बताइए, आप उस पर हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन इस बीच मैं इस पर जरा काउंटर रिएक्शन लूंगा आपका। आपने जो सवाल उठाए हैं गोविंद जी, मैं उस पर जरा जवाब लेता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रीति जी से। लेकिन इस बीच हमारे साथ राजेंद्र त्यागी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। जयपुर के रिटायर्ड एडिशनल एसपी रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन मैं प्रीति जी एक रिएक्शन इस पर आपसे सबसे पहले लेना चाह रहा हूं। जो गोविंद जी कह रहे हैं वो ये कि अब सरकार में आए हुए आपको समय हो चुका है, कब तक आप पिछली सरकार के कामों को कोसते रहेंगे, कब तक उनके सरकार के समय में हुए कामों पर आरोप लगाते रहेंगे? अब तो बताइए कि आपको क्या करना है, आपकी नीति क्या है? आप कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन रुक क्यों नहीं रहे हैं? शुभेंदु जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देती हूँ। बिल्कुल सही कहा गोविंद जी ने कि 2 साल हो गए हमें सरकार में आए हुए, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में लगातार अवैध खनन को रोकने के लिए जो हमारे प्रयास जारी हैं, चाहे हम टेक्निक का यूज करने की बात करें, चाहे हम नीति की बात करें, चाहे हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें। हमने ड्रोन का यूज किया निगरानी रखने के लिए, हमने एआई का यूज किया, सेंसर्स का यूज किया, जीपीएस का यूज किया, और आवाजाही के लिए जीपीएस का यूज किया गया। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारे द्वारा जब 2024 में अवैध खनन पर स्टार्टिंग से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे, और उसी को अग्रसर करते हुए हमने जो टास्क फोर्स बनाई, हमने जिला स्तर पर एसआईटी का जो गठन किया, जो जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करेगी अवैध खनन को रोकने के लिए, उसमें 5 विभागों को लिया, क्योंकि 5 का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी था, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, वन विभाग हो, परिवहन विभाग हो या खनन विभाग हो। भर्तियों की बात करें तो हमने भर्तियां की, और साथ ही साथ हमने कृत्रिम रेत को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम उत्पाद पर फोकस किया। इसीलिए, और ये जो गोविंद जी बार-बार लेकिन आप समझ रही हैं कि जो विपक्षी खेमा सवाल उठा रहा है वो अजमेर मामले को लेकर के, कि अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसको दबा दिया जाता है, फोन करके दबाव डालने की कोशिश की जाती है। गोविंद शुभेंदु जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देती हूँ, मॉनिटरिंग की जहां पर बात आती है, जहां पर एसआईटी की बात आती है, एसीबी लगातार, क्योंकि आप देखिए जो जांच चल रही थी, जो अभियान चल रहा है पीएचक्यू द्वारा, उसी का नतीजा है कि 14 जनवरी को अवैध खनन के माध्यम से जो खाने बंद थी उनको वैध दिखाते हुए और लगातार खनन करते हुए राजस्व की जो हानि की गई, चाहे उसमें अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व थे। तो वो शुभेंदु जी, ये स्पष्ट है कि एक दिन में तो अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होंगे ना। नहीं, लेकिन हिम्मत कैसे हो जाती है, इतनी हिम्मत जब जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है? एग्जैक्टली, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ शुभंती जी कि जो इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है। आज इनकी हिम्मत जो बड़ी हुई थी, जो अधिकारी आज लपेटे में आए हैं, वो आज से नहीं कर रहे थे ये काम। वो तो अब जब एसीबी ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है, प्रकरण दर्ज किया है, तब खुलेंगे इसके कि कौन कौन से इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। और आप देखिए, बहुत बड़े लेवल के अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे, और 14 जनवरी इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण भी था भाई? इतना बड़ा अगर खेल चल रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत थी। अगर राजनीतिक संरक्षण होता तो क्या गिरफ्तारी होती, तो क्या एसीबी प्रकरण दर्ज करती? आप खुद सोचिए कि अगर राजनीतिक संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संरक्षण मिला होता, बीजेपी का नहीं, किसी भी सरकार का या किसी भी पार्टी का, कांग्रेस की सरकार में मिला हुआ है शुभेंदु जी। कांग्रेस ने लगातार, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया पर जब वो खनन मंत्री थे, लगातार आप देखिए कोटा और बारा टॉप 10 सिटी जिलों में आता था खनन, अवैध खनन के मामले में। प्रमोद जैन भाया ने खनन मंत्री रहते हुए कौन से स्टेप ले लिए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई जारी है।
चाहे हम प्रकरण दर्ज करने की बात करें, 70 करोड़ से ऊपर की, चाहे हम राजस्व की बात करें जो जब्ती की गई, चाहे वाहनों की जब्ती की बात करें, एफआईआर दर्ज करने की बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में अवैध खनन को न केवल अवैध खनन को रोकने के लिए बल्कि कृत्रिम उत्पाद पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हम केवल टेक्निकल माध्यम से सुदृढ़ नहीं बना रहे। चलिए मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन अरावली को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा हालांकि चला था, उस पर मुख्यमंत्री ने कई बार साफ किया था कि भाई हम अरावली को बचाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। मैं प्रीति जी वापस अरावली को डैमेज करने में पूरा हाथ कांग्रेस की सरकार का था, अशोक गहलोत जी की सरकार का था। ये किसी से छुपा नहीं। अवैध खनन उन्होंने पट्टे जारी किए, अवैध खनन को तो छोड़िए, पट्टे भी कांग्रेस की शासनकाल में जारी हुए थे अरावली में। और तो पब्लिक डोमेन में कहिए ना आप, जो भ्रम पब्लिक डोमेन में कहिए। फिर आपको भ्रम भी बता देती हूँ, ये 29 पेज का जजमेंट लेकर बैठी हूँ मैं। 29 पेज के जजमेंट में ये कहीं नहीं लिखा कि आपको खनन को रोकना नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि खनन को उन्होंने मंजूरी दे दी। इन्होंने जो भ्रम फैलाया लगातार शुभेंदु जी, वो भ्रम का नतीजा था। लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे वो, चलिए ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा। पूर्व मंत्री पर और पूर्व मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाया, मैं उस पर गोविंद जी आपसे जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मैं राजेंद्र सर को जोड़ रहा हूं। राजेंद्र जी, एक चीज ये कि जो सिस्टम के अंदर कमियां हैं, हालांकि कुछ टेक्निकल इशू जो सामने आए थे उसको रिजॉल्व किया गया, जैसे ड्रोन का, क्योंकि कहा जाता था कि टीम पहुंचती है वहां उनके ऊपर हाथापाई कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है, तो एक ड्रोन का सहारा लिया गया। ये बड़ा अच्छी तकनीक है और इसके जरिए बड़ा आसानी से नेटवर्क पर पूरी तरीके से नजर बनाई गई। लेकिन जो सिस्टम के अंदर घुसे हुए लोग हैं, अब जो पता चला ना कि अवैध रूप से जो खनन करके वैध उसको बता करके राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो सिस्टम के अंदर जो लोग ऐसे घुसे हुए हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? उन तक पहुंचना, उनको पकड़ना बड़ा जरूरी है। शुभेंदु जी, उसके लिए मैं आपको बताऊं, इनकी जो मेन खनन जहां हो रहा है, मैं करौली से हो रहा हूं, मुझे ध्यान है करौली में जो अवैध खनन होता है, जहां जो अवैध खनन है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और जो उनके पास रवन्ना लेके अवैध खनन वालों को पट्टे रसीदें दी जा रही हैं, जिनसे जो अवैध खनन वाले अपना माल वैध खनन बता करके सप्लाई कर रहे हैं। तो ये यदि ये खनन विभाग या राजस्व विभाग ये वहां मौके पे रहे और ये देखे कहीं निशान हो कि भाई ये अवैध खनन नहीं है, कहीं आपको पहचान नहीं है इस चीज की। आप यदि फील्ड में कहीं जाएं तो फील्ड में आप कहीं नहीं पहचान सकते कि कहाँ अवैध खनन है या कहीं हो। पुलिस यदि पकड़ती भी है तो ये बाद में इनसे पूरी जानकारी ली जाती है कि भाई कहाँ, आप ये बताइए किस जगह अवैध है, हमें ये जो जहाँ खनन हो रहा है ये वैध है अवैध, कहीं कोई बोर्ड नहीं है, कहीं कोई चिन्हीकरण नहीं है। तो आप बताइए क्या होगा जब तक यदि ये चिन्हीकरण नहीं हो या निशान नहीं हो या तारबंदी नहीं हो, तब तक कैसे अवैध खनन रुकेगा? और अवैध खनन के लिए जब तक आपने कहा एसआईटी बनाई, एसआईटी बिल्कुल काम करती है, मगर एसआईटी में भी कुछ दिन कार्रवाई होने के बाद मालूम पड़ता है कि ये जाब्ता नहीं है, पुलिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है, खनन विभाग वाला कहीं बिजी हो जाता है, तो उनके पास कतई इतना टाइम नहीं रहता कि इसमें इतना समय दे सके। पुलिस के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो खुलासा बिल्कुल नेक्सस बहुत बड़ा देने वाला है। राजेंद्र, मैं जो कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, हाँ। इसमें राजनीतिक संरक्षण, बिल्कुल बिना राजनीतिक संरक्षण के अवैध खनन नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आता हूं प्रीति जी, आता हूं आपके पास मैं, लेकिन कैलाश जी को इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। कैलाश जी, एक चीज बताइए, क्योंकि एक लंबा संघर्ष रहा है आपका, आपने देखा है और इसको लेकर के लगातार आप आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन जो हाल की तस्वीर सामने आई जिसमें बताया गया कि कैसे अधिकारी, लीज होल्डर, ये सब मिलकर के कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे, सिस्टम के अंदर घुस करके जो लोग काम कर रहे हैं वो दीमक की तरह पूरे सिस्टम को खा रहे हैं, और ऐसे लोगों को पहचानना और उसके बाद कार्रवाई करना ये बड़ा मुश्किल हो गया है और बहुत जरूरी भी है। मैं आपको कल का जिक्र करूंगा 3 जगह का। हाँ। झुंझुनू जिले के हुकमपुरा के लोग गुढ़ा गोड़जी में हजारों की तादाद में आए, प्रदर्शन कर रहे थे अवैध खनन के खिलाफ। वो ऐसी भीषण ठंड में कितने दिन से वहां धरना दे रहे हैं, सरकार को नहीं दिख रहा। वो सब कह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग की वजह से दुखी हैं। हजारों लोग गुढ़ा गोड़जी में थे। खंडेला पड़ता है उसके पड़ोस में कोटड़ी लुहारास में 6 दिन पहले एक आदमी को ओवरलोड ट्रक ने कुचल दिया, वो वहां पे प्रदर्शन कल कर रहे थे। कल ही कोटपुतली जो है उसमें कांसली से
सुकल्लाबास रोड पर वो महिलाएं कि उनके बच्चे पढ़ने जा सके, इसके लिए पिछले कितने दिन से ऐसी भीषण ठंड में धरने पे बैठी हैं। उनके साथ मैं था। प्रशासनिक अधिकारियों की लाचारी देख के मैं हैरान था कि वो सरेआम कह रहे थे, जो माइनिंग ओनर्स थे, कि भाई हमें कोई टाइम दोगे तो हमें व्हीकल की व्यवस्था करें, हमने इसमें पैसा लगाया है। लोगों की जान की कीमत पे पैसा लगाना और व्यापार करना कहाँ जायज है? कोटपुतली नीम का थाना सड़क पे आप कह रहे हैं कि ड्रोन, आप कह रहे हैं, मैं आज दावा करता हूँ आप ड्रोन से सर्वे कही है, रात की मैं रिपोर्ट कह रहा हूँ, कोटपुतली से नीम का थाना तक आपको चलना मुश्किल है। हजारों ओवरलोड ट्रक उस पे निकलते हैं। माइनिंग तो बंद है, तो ये ट्रक क्या लेकर के जा रहे हैं? फिर कभी चेकिंग नहीं होती? कुछ नहीं, सरेआम इसमें हजारों ट्रक प्रतिदिन। और ये इसके बावजूद ये एक तरह से प्रशासनिक फेलियर है, एक हमारा ढांचा गिर गया। हम कहने को क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कितनी खाने यहाँ पे आवंटित हुई, उनका वॉयलेशन हुआ। मतलब राजस्थान में 100 मीटर से ऊपर की खाने भी आवंटित हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हम कहना क्या चाहते हैं? जनता लाचार है। मैंने जिन महिलाओं का जिक्र किया वो शाम हो गई थी प्रशासनिक अधिकारी के दफ्तर में बैठे हुई, उन्होंने कहा कि हमें जाके अपने भैंसों का दूध भी निकालना है। आधी महिलाएं धरने पर रात में रहते हैं। इस भीषण ठंड में जो महिला, गांव की महिला कोटपुतली तक गई होगी कांसली से चल के, और वो धरना दे रही हैं, आप उनकी मजबूरी समझिए। ये राजनीति, कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही है, बीजेपी उस पर आरोप लगा रही है। दोनों को मैं कहता हूं कि जितना इलीगल माइनिंग से आने वाली पीढ़ियों के अपराधी है ये राजनेता और ये गठजोड़, आने वाले पीढ़ियों की सांसें छीन रही हैं। अभी जोधपुरा गांव में 1170 दिन से धरना चल रहा है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे पक्ष में जो ब्लास्टिंग रोकने का फैसला हुआ था उसको लागू कर दीजिए। 3 नवंबर को फैसला हुआ था कि एनजीटी भोपाल ने फैसला दिया था कि आबादी से 500 मीटर के दायरे में ब्लास्टिंग नहीं होगी, वहां से निकलने वाले ट्रक्स को ढका जाएगा, वहां जो इसका ध्वनि प्रदूषण रात को नहीं होगा। रात को माइनिंग के लिए बड़ी दिक्कत है, कुछ रूल्स है, रात को माइनिंग नहीं कर सकते। वो कितने दिन, 3 नवंबर से आज हम चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिले हैं, बाकी प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, मेधा पाटकर तक आके मिली है कि भाई ये फैसला है, ये न्यायालय का फैसला है, इसको लागू करिए। कहीं नहीं हो रहा, कहीं देखने में नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन ये सवाल है, और कई जगहों पर ऐसी माइनिंग हो रही हैं और उसकी वजह से लोगों के जो बड़ी मेहनत करके, खून पसीना एक करके जो पैसे कमाते हैं उससे अपना आशियाना तैयार करते हैं, घर तबाह हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स हैं, लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई दिन बीत चुके हैं। प्रीति जी, इस पर क्या जवाब है आपका? शुभेंदु जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता तक अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सरकार की प्रवक्ता होने के नाते, भारतीय जनता की प्रवक्ता होने के नाते मैं बता रही हूं कि जो अवैध खनन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक जितने भी कदम उठाए गए वो जनता के हित में। आप देखिए, ये 14 जनवरी को जो ऑपरेशन डिकॉय, देखिए जैसे कि माननीय कैलाश जी और राजन जी बोल रहे थे कि एसआईटी गठित होने से क्या होता है, ये जो कुछ स्टेप्स है, यही स्टेप्स से अवैध खनन। अच्छा प्रीति जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, लीगल माइनिंग तो अभी पूरी तरीके से जो है रोक दी गई है, तो ये जो ट्रकों में भर करके जहां पर भी ये खनन हो रहा है, ये क्या हो रहा है फिर? ये क्यों नहीं दिख रहा है फिर? जो ये बात कहते हैं कि हजारों की संख्या में ट्रक निकलते हैं, ट्रक का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो पर्टिकुलर बजरी निकल रही है। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, मैं आपको कहना चाह रही हूँ शुभेंदु जी कि जब लगातार आप देखिए कितने अधिकारी पकड़े गए जिनका इन्वॉल्वमेंट था, अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार और जो क्रैशर्स वाले थे, क्रैशर्स के मालिक थे, उन पर जो एसीबी ने कार्रवाई की, प्रकरण दर्ज किया, वो अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं था। और जब ऑपरेशन डिकॉय लगातार जारी है और लगातार ये अधिकारी कर्मचारी पकड़े जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त हम राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी ओर अग्रसर है, उस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। नहीं तो सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई क्यों? ये बड़ी जो मछलियां हैं इसके पीछे कौन संरक्षण दे रहा है ना, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? ये छोटे लोग नहीं है शुभेंदु जी, बिल्कुल छोटे लोग नहीं है। जो अधिकारी जो पकड़े गए हैं, आप देखिए अधिशासी अभियंता, जीरो टॉलरेंस पे काम करती, तो ये जो ये कह रहे हैं ना कि हमने कार्रवाइयां की है, ये कार्रवाइयां नहीं होती, ये अवैध खनन है वो बंद होता। लेकिन ये सिर्फ सरकार की मिली भगत से हो रहा है और सरकार पूरी तरह से नाकाम है, पूरी तरह से सरकार कुछ नहीं कर रही है।
सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। तो अभी जो बता रहे थे किस तरह से लोग धरना दे रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। गोविंद जी, उस वक्त सरकार ने आवाज सुनी थी जब पूर्व मंत्री के ऊपर अभी भी आरोप लगाया ना प्रीति जी ने कि भाई एक मंत्री के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे थे और नाम लेकर के कुछ नारे चल रहे थे। मैं वो बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन वो नारे भी चल रहे थे। देखिए शुभेंदु जी, मैं कह रहा हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, 2 साल का समय हो गया। कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए ना। प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम क्यों करते हैं? अगर कोई दोषी है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कार्रवाई कीजिएगा ना। किसने मना किया है? लेकिन ये प्रदेश की जनता को और देश की जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है। और देश की जनता को सुन रहे हैं प्रीति शर्मा जी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि एक मंत्री जिनके नाम को लेकर के बड़ी गूंज थी, कुछ नारे वहां पर चल रहे थे। जवाब देंगे इस पर आप? शुभेंदु जी, मैं क्या कह रहा हूं? मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। प्रीति जी जवाब दीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जब नारे चल रहे थे तो एक्शन लीजिए। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, कार्रवाई कीजिए ना। किसने ना किया है? लेकिन जनता को गुमराह मत कीजिए, कुछ ऐसा है ही नहीं। ये सिर्फ अपनी नाकामियां, खामियां, कमियां छुपाने के लिए हम पे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। 2 साल का समय हो गया है आपकी सरकार आए हुए। प्रीति जी, कुछ तो जनता का भला कीजिए, कुछ तो जनता के लिए सोचिए। देखिए, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। गोविंद जी एक मिनट। प्रीति जी एक चीज समझने वाली है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बड़ी साफ है। एक तो इलीगल माइनिंग हो रही है, वो एक विषय है जिसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत रूप से, जिस पर अभी शायद उतना बड़ी एक्शन चल रही है। हाँ नहीं, लेकिन अभी भी चल रही है ना। सवाल तो यह है कि एक्शन होने के बाद भी चल रहा है। और दूसरा है उसका ट्रांसपोर्टेशन। सड़क पर इतना इलीगल माइनिंग होने के बाद जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी वजह से कितने लोगों की मौत हो जाती है रोजाना। शुभेंदु जी, ये मैं स्पष्ट कर देती हूं आपको, जो टेक्निकल यूज हो रहा है, हमारी सरकार ने कुछ नीतियां बनाई अवैध माइनिंग को रोकने के लिए, चाहे वो तकनीकी रूप से सक्षम करने की बात हो। अरे गोविंद जी, 2 साल में जितनी गिरफ्तारियां और जितने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हमारी सरकार में मिले हैं ना, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम होता है जनता की सुने, जनता नहीं। और एक चीज और है, एक चीज इसमें ये भी है कि विपक्षी के में एक सवाल ये भी उठाता है भाई कि आपके विधायक फोन कर देते हैं। अगर कहीं पर इलीगल माइनिंग हो रही है और उसको रोकने के लिए टीम जाती है, तो वहां पर अधिकारियों को धमकाने के लिए फोन कर देते हैं। इतने करोड़ रुपए देके आरपीएससी का सदस्य बना था। और गोविंद जी, आप बात कर रहे हैं, आप हमें नसीहत दे रहे हैं कि कैसे हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे। ठीक है, मैं कैलाश जी को इसमें जोड़ता हूं। कैलाश मीना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है प्रीति जी, आपके शासनकाल में अभी आपको एक सप्ताह की बात बता रहा हूं। कैलाश जी, एक सप्ताह के अंदर विराटनगर के विधायक है जो सत्ताधारी दल के हैं, वो टीवी चैनल्स पे आके धमका रहे थे, वह सरेआम धमका रहे थे। जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं, जो 80 साल की महिलाएं इस जाड़े में बैठी, उनको धमका रहे थे। ये सब आपको मैं दावे से कह रहा हूं। अब भी इसी समय आप कहें तो मैं वहां वीडियो मंगवा के बता सकता हूं कि ओवरलोड 2005 के बाद हम हाई कोर्ट में है कि ओवरलोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। और उससे यह भी आया कि करोड़ों का नुकसान रेवेन्यू को होता है। अभी इस सड़क पे ओवरलोड ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आपको रात को कोई चल नहीं सकता। दिल्ली से खाटू श्याम जी आने के लिए सबसे सीधा रास्ता है, लेकिन वो रास्ते से क्यों नहीं आते? घूम के इसलिए आते हैं, 70 किलोमीटर घूम के, कि इस सड़क पे रात को चलना सुरक्षित नहीं है। यहाँ 3 कांस्टेबल ओवरलोड व्हीकल से कुचल दिए गए। यहाँ एक साल में 243 लोग सड़कों पे कुचल के ओवरलोड व्हीकल से मार दिए गए, पुलिस के अधिकारी, वो कर्मचारियों सहित। यहाँ लोग जीने की मांग कर रहे हैं। आपको ये सब नहीं दिखता। ये राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कभी इसकी जवाबदेही तय हुई कि जिन लोगों की वजह से किसी नेता, किसी माइन ओनर की गिरफ्तारी हुई क्या? पिछले दिनों एक टीवी चैनल से नीमका थाना में ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन किया। एक सत्ताधारी दल के नेता उस महिला पत्रकार को एक लिफाफा देके कह रहे थे कि आप हमारी मदद करिए, इसको मत दिखाइए। अजीबोगरीब स्थिति है। एक दूसरे का आरोप लगाने से नहीं, जनता अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक एमएलए धमकाए, क्या कार्रवाई की? एमएलए धमकाए, वहां पे आंदोलन करने वाली महिलाओं को धमकाए एमएलए। तो राजनीतिक जरा जवाब जल्दी से जवाब।
शुभेंदु जी, रामनिवास मंगल, खनिज अभियंता भरतपुर, वीरेंद्र कुमार खनिज कार्यदेशक द्वितीय, राजेंद्र सिंह तत्कालीन खनिज अभियंता, संजू सिंह सर्वेयर, भीम सिंह खनिज कार्यदेशक, अभिषेक तंवर लीज मालिक, जेपीएन ब्रॉस क्रैशर मालिक, पारस इंफ्रा, ये सारे वो नाम हैं जो ये कह रहे हैं कि कितने खनन मालिकों के, खान मालिकों के ऊपर आपने कार्रवाई कर दी। जब एसीबी कोई प्रकरण दर्ज करती है तो ये आप सुनिश्चितता मानिए कि लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं और ये कार्रवाइयों का ही नतीजा है। क्या होगा? अवैध खनन को बंद कीजिएगा ना। देखिए, लेकिन राजनीति से इतर और बयानों से इतर लोगों की हमें परेशानियों को समझना होगा प्रीति जी। ये कैसे होगा? क्योंकि लोग आज भी परेशानी में हैं। कहीं पर माइनिंग हो रही है, कहीं पर माइनिंग हो रही है तो उनके घरों पर इसका असर पड़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। कोर्ट की तरफ से साफ संकेत है, सरकार बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेजी के साथ करने की जरूरत है और नए इसमें प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन माइनिंग को लेकर के बड़े सवाल हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो लगातार इस पर कदम उठा रही है, कार्रवाई कर रहे हैं। यार रुक, छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा।